हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे वही क्लास 12th का फिजिक्स। और इसमें हम सब प्रकाश की स्टार्ट की थी, जिसमें हम सब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख चुके हैं। आज हमको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की बनने की दो स्थितियां बची हैं, उनको देख के फिर आज डेरिवेशन का पोर्शन स्टार्ट करना। तो उत्तल आप हेडिंग डालो सेकंड, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें केवल दो स्थिति है। पहली स्थिति, यदि वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत पर। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अगर वस्तु अनंत पर स्थित होगी, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आपके दबे तल पे पॉलिश होता है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। मान लो ये दर्पण का ध्रुव हुआ और ये आपका क्या हुआ? फोकस। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो आपको पता है अनंत से चलने मुख्य अक्ष के समांतर, मान लो कोई एक प्रकाश किरण जो कि अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होके जाती है? या तो फोकस से होके जाती थी, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये ऐसा लगेगा कि ये कहां से होके आ रहा है? फोकस से होके आ रहा है ना। और वहीं एक दूसरा प्रकाश किरण जो नीचे से चलेगा और मुख्य अक्ष के समांतर होगा, तो वो भी परावर्तन के पश्चात ऐसा वापस आएगा कि ताकि वो लगे कि वो फोकस से होके आ रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति अगर आपको लिखनी होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई? फोकस पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई? प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। और अगर आभासी है तो सीधा होगा। आभासी है सीधा। और आप खुद देखो, वस्तु की तुलना में बिल्कुल बिंदुवत बना है, अर्थात अत्यंत छोटा बना है। ठीक है, चलो। तो अब दूसरी स्थिति, बी स्थिति आपका क्या है? अब यहां पर केवल एक ही स्थिति संभव है। आप जैसे ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। अनंत और ध्रुव के बीच में आप कहीं रख दो, क्योंकि अब इसका जो फोकस है, वक्रता केंद्र सब तो उस साइड है। इधर वक्रता केंद्र फोकस है नहीं कि आप उनके बीच में धीरे धीरे शिफ्ट करोगे। अब इनमें अनंत और ध्रुव के बीच में आप कहीं भी रख दो। तो अगली स्थिति क्या होगी? यदि वस्तु कहां रखी हो? अनंत तथा ध्रुव पी के बीच रखी हो, तो उस स्थिति में देखो फिगर कैसे बनेगा इसका। मान लो ये आपका उत्तल दर्पण है, ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है, और ये ध्रुव हुआ। अगर वस्तु मान लो यहाँ पर रखा है, तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। थोड़ा हम इसको और नीचे बनाते हैं जिससे फिगर अच्छा दिखे। तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि वो मुख्य फोकस से होके आ रहा है। तो ये जब चलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात ऐसा जाएगा कि जिससे प्रतीत हो फोकस से होके आ रहा है। और कोई एक प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी, अगर ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है तो जैसे ये दर्पण पे पड़ेगी, टकरा के पुनः वापस आ जाएगी। तो क्या ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहाँ काटता हुआ लग रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर अगर आपको प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी? ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी ध्रुव और एफ के बीच में कहीं बनेगा प्रतिबिंब। और कैसा बनेगा? आभासी बना है और सीधा बना है। आभासी और सीधा बना है, और वस्तु से छोटा है ना। देखो आपका ये वस्तु है और आपका ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर कैसा बना है? वस्तु से छोटा। तो ये दो स्थितियां हैं आपकी उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलो। तो अब अगला हेडिंग आपका ये प्रतिबिंब कंप्लीट हुआ। अब आपको चिन्ह परिपाटी देखना है। फिर आपको ये पता है कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस का आधा होता है, तो आपको वो संबंध देखना है, r बराबर है /2। और एक आप दर्पण सूत्र पढ़े होगे, 1/f बराबर 1/v + 1/u, UVF में संबंध। तो आपको यहाँ पर डेरिवेशन करना होगा। तो अगला हेडिंग आप डालिए
चिन्ह परिपाटी, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या होता है दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी? आपको ये पहले से ही मालूम होगा। जैसे मान लो कि कोई आपका ये दर्पण है, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो और चाहे आपका अवतल दर्पण, जो भी दर्पण हो, ये मान लो उसका ध्रुव हुआ। यहां पर तो हमने कौन सा दर्पण बना दिया, ये उत्तल दर्पण। मान लो ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होगा कि क्योंकि आप जब दर्पण का बात करोगे, दर्पण में फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या होता है, वस्तु की कुछ लंबाई होती है, प्रतिबिंब की कुछ लंबाई होती है, तो आपको क्या इन लंबाइयों को मापना पड़ेगा, इन दूरियों को मापना पड़ेगा, फोकस दूरी को मापना पड़ेगा, वक्रता त्रिज्या को मापना पड़ेगा। तो आप जब किसी लंबाई को मापोगे तो किधर का चिन्ह कैसा लोगे, किधर प्लस लोगे किधर माइनस लोगे, वही बताता है चिन्ह परिपाटी। तो दर्पण में इन सभी दूरियों तथा लंबाइयों को मापने के लिए हम कुछ निम्नवत चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, जिसमें आप पहला पॉइंट उसमें क्या लिखोगे, या पहला पॉइंट सुनो क्या है सभी, आप हमेशा जब भी आपको प्रकाश किरण ले जाना होगा, आप दर्पण के बाईं तरफ से प्रकाश किरण चलेगा। आप कभी प्रकाश किरण ऐसा मत इसमें यूज करना। अपने सरलता के लिए हम सब जब भी मानेंगे, हमेशा आपतित प्रकाश की डायरेक्शन बाईं तरफ से दर्पण की ओर होगी। बात समझ आ रहा है ना? तो प्रकाश सदैव दर्पण के बाईं तरफ से, ये आपका दाईं है और ये आपका बाईं तरफ है, हमेशा बाईं तरफ से दर्पण पर पड़ेगा। अगर उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, तो भी आपको प्रकाश किरणों को हमेशा किधर से मानना है, बाईं तरफ से मानना है। फिर अब अगर आप ध्रुव के राइट साइड में जाओगे, अर्थात दाहिने साइड में जाओगे, अच्छा अगर ध्रुव के दाहिने साइड में जाओगे तो क्या आपने आपतित प्रकाश की दिशा में ही चला कि नहीं चला? तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी या ध्रुव के दाईं तरफ मापी गई दूरी को आप कैसा लोगे, प्लस। और अगर आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में चलोगे, यानी ध्रुव के अगर आप बाईं तरफ चलोगे, तो इस डायरेक्शन में जो दूरी मापना पड़ेगा उसे आप क्या लोगे, माइनस। मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरियां मापोगे उसको प्लस लोगे, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे जितनी दूरियां मापोगे उसे आपको क्या लेना है, माइनस। तो आप इन पॉइंट को लिखो। दर्पण के लिए दूरियां तथा लंबाइयों को मापने के लिए निम्न चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। निम्न चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, जिनमें से पहला पॉइंट आपका क्या होगा, आपतित प्रकाश की दिशा दर्पण के बाईं तरफ से दर्पण पर होगी। अर्थात दर्पण की बाईं तरफ से ही दर्पण पे आप हमेशा ना लोगे डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको फिगर में थोड़ा लिखे रहोगे तो समझने में भी आसान रहेगा। ये आपका मान लो ध्रुव है, तो आपतित प्रकाश के डायरेक्शन आप सदैव क्या लोगे, दर्पण की बाईं तरफ से लोगे। ये क्या हो गया, आपतित प्रकाश की दिशा। अब आप बताओ दूसरा पॉइंट इसमें, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव के दाहिने तरफ मापी गई दूरी को धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी अर्थात ध्रुव के दाईं तरफ मापी गई दूरी
मापी गई दूरी धनात्मक तथा या धनात्मक लेते हैं। थर्ड पॉइंट सेम वैसे लिखना है, बस जो दर्पण की दिशा में, वो दर्पण के आपतित प्रकाश की जो दिशा में मापी गई दूरी है, अब क्या लिखोगे, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, या जो दाईं तरफ दूरी मापे थे अब उसे अगर बाईं तरफ लिखना है तो लिखो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी अर्थात ध्रुव के बाईं तरफ मापी गई दूरी क्या लोगे, ऋणात्मक लेते। फोर्थ पॉइंट मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई दूरी को प्लस तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ मापी गई दूरी को माइनस। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई दूरी को धनात्मक तथा नीचे की तरफ मापी गई दूरी को ऋणात्मक लेते। ठीक है, चलो इधर की मापी गई दूरी प्लस होगा और इधर के साइड मापी गई दूरी माइनस होगा, और ऊपर की तरफ मापी गई दूरी को आप प्लस लोगे और नीचे की तरफ मापी गई दूरी को आप माइनस लोगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया होगा। चलो अब बिना समय गवाए हम सब स्टार्ट करते हैं आपके दो डेरिवेशन। सबसे पहला डेरिवेशन आपको पता है कि r बराबर f बराबर r/2 जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है ना। जैसे अब ध्यान से देखो, मान लो कि आपका ये कौन सा दर्पण है, एक उत्तल दर्पण की अवतल है, अवतल है, ठीक है। इसका ध्रुव यहाँ पर मान लो P है, इसका फोकस दूरी कितना है f है, और इसका वक्रता केंद्र क्या है C है। आपको पता है ये दूरी इस दूरी की क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये जो फोकस दूरी होती है इस पूरे की क्या होती है, आधी। तो हेडिंग डालो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस में संबंध। वक्रता त्रिज्या यानी r तथा फोकस दूरी यानी f में संबंध। मान लो आपका एक ये दर्पण है, इस दर्पण का नाम हम बोल देते हैं m और m डैश ना, m डैश आपका एक दर्पण है। क्या आपको ये पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती हैं, ये बात तो सबको पता होगा। मान लो ये प्रकाश किरण है, इसको हम कह देते हैं ए बी, और ये निकल गया ऐसे करके, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो कोई एक ए बी प्रकाश किरण है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए निकल गया। आपको क्या ये भी बात पता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब बताओ यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे बनेगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण के लिए अभिलंब चाहिए, अभिलंब के साथ ही तो आप कोण निकालते हो, आपतन कोण परावर्तन कोण। तो आपको पता है दर्पण में अभिलंब आप कैसे खींचते हो, वक्रता केंद्र से जिस बिंदु पर आपको अभिलंब खींचना है
उस बिंदु को किससे मिला दो आप, वक्रता केंद्र से। तो क्या है जो CB हुआ ये इस बिंदु पर अविलंब का कार्य करेगा कि नहीं करेगा? अविलंब का परिभाषा लिखवाए है कि किसी बिंदु पर अविलंब खींचने के लिए उस बिंदु को आप क्या करते हो, वक्रता केंद्र से मिला देते हो। तो अगर यह कोण थीटा है तो क्या यह कोण भी थीटा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अब ये आपतन कोण हुआ और यह परावर्तन कोण हुआ, और आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। तो यदि यह कोण थीटा होगा तो यह कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है। और आपको पता है दो समांतर रेखा यदि हैं, उन्हें कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो जेड टाइप का आकृति बनता है, तो यहाँ पर जो कोने कोने पर कोण बनता है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण ना। और एकांतर कोण भी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली है कि नहीं चली है? तो क्या यह लाइन और यह लाइन समांतर है? यह तिर्यक रेखा का काम करेगा कि नहीं काम करेगा? तो अगर यह तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो अगर यह कोण थीटा है तो जेड से आप देखोगे यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहले चलो इतने लैंग्वेज को आप लिखो। माना एक दर्पण क्या है, M डैश है। M डैश आपका क्या है, एक दर्पण है। इसकी फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र कितना है, C। जिसकी फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है। अब आपको ये पता है फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको आप फोकस दूरी बोलते हो F, और वक्रता केंद्र से जो ध्रुव के बीच की दूरी होती है इसको आप बोलते हो क्या, वक्रता त्रिज्या, जिसे आप क्या बोलते हो, R ना। तो चित्र से आप क्या लिख सकते हो, इस दूरी को अर्थात PF, इसको कितना लिखोगे, F लिख सकते हो। अरे PF दूरी किसके बराबर, F के बराबर है। लेकिन क्या ये दूरी ध्रुव के बाईं साइड में है? तो आप इसको F ना लिख के क्या लिखोगे, -F, चिन्ह परिपाटी से यही बोलता है ना। और आप इस दूरी को अर्थात P से C के बीच की दूरी को क्या लिख सकते हो, वक्रता त्रिज्या R, लेकिन ये भी इस साइड है तो इसको आप क्या लिखोगे, -R। नहीं वो ठीक है, लंबाई को माइनस में ले, लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम यहाँ पर अगर आप केवल R लिखोगे तो R इधर भी हो सकता है, R उधर भी हो सकता है ना। तो हमें बताने के लिए R इस साइड है तो हमको एक को माइनस लेना पड़ेगा, दूसरे को प्लस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही है कि दूरियां हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह सहित लेंगे, उससे ये पता चलेगा कौन लेफ्ट साइड स्थित है और कौन राइट साइड स्थित है। इसलिए आपको उनके चिन्ह सहित लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये कोण, अब आपको लैंग्वेज दो, ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होती है, परावर्तन कोण। चूंकि एंगल I ये बराबर होता है एंगल R, किस नियम से, परावर्तन के नियम से ना, ये परावर्तन के नियम से। तो अब बताओ यहां पर आपतन कोण कितना है, एंगल ABC, यही आपतन कोण है, ये बराबर होगा परावर्तन कोण CBF, एंगल CBF, और हम मान लेते हैं इसको कितना, थीटा। इस दोनों एंगल को हम कितना मान लेते हैं, थीटा। और आपको ये पता है एकांतर कोण बराबर होता है, तो क्या यहाँ पर जेड बन रहा है तो ये दोनों कोण बराबर होगा। इस कोण को आप कैसे लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC ये किसके बराबर हो जाएगी, इस एंगल के BCF, एंगल BCF, और ये भी कितनी हो जाएगी, थीटा। तो अगर एक त्रिभुज में दो कोण, अब क्या ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गई, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गई। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके सामने की भुजा बराबर होगी। आपको ये पता होगा त्रिभुज में कि एक त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण, इसके सामने का कोण अगर ये थीटा है तो इसके सामने का कोण ये भी थीटा होगा। और इसका उल्टा भी, अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो अगर इसके सामने की भुजा ये होगी तो इस कोण के सामने की भुजा ये बराबर होगी। तो इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है कि नहीं बराबर है, तो अगर यह दोनों कोण बराबर है, इस कोण के सामने की भुजा ये हुई और इस कोण के सामने की भुजा ये हुई, तो क्या ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। चूंकि
त्रिभुज, किस त्रिभुज में, बी सी एफ में, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एंगल बी, या इस एंगल को आप क्या लिखोगे, सी बी एफ, एंगल सी बी एफ ये बराबर हो गया इस एंगल के, ये कौन सा एंगल है, बी सी एफ, एंगल सी बी सी एफ, ये दोनों एंगल बराबर हो गया। तो अगर दो कोण बराबर है तो इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो दिस इंप्लाइज दैट कौन सा भुजा, इसके सामने का भुजा सी एफ ये बराबर हो जाएगा इस कोण के सामने की भुजा बी एफ। बात समझ में आ रहा है। आप इसको समीकरण 1 मान सकते थे और इसको आप समीकरण 2 मान सकते थे, और इन दोनों समीकरण से भी ये लिख सकते थे, क्योंकि देखो दोनों समीकरण का राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हमने ये लिख दिया एंगल सी बी एफ ये बराबर हो गया एंगल बी सी एफ ना। तो आप इसको लिख सकते हो किस समीकरण से, समीकरण 1 और 2 से। बात समझ में आ रहा है ना सबको। तो अब आपको ये पता चला कि ये सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, इस बी एफ के। लेकिन आपको तो ये वक्रता त्रिज्या चाहिए, तो बताओ क्या इस पूरे वक्रता त्रिज्या को, इसका मतलब जो आपका ये सीपी है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस पूरे वक्रता त्रिज्या को आप इतना प्लस इतना करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो, इतना प्लस इतना, अर्थात सीपी को क्या आप लिख सकते हो, सी एफ प्लस पी एफ। ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या सी एफ किसके बराबर हो गया, बी एफ के बराबर है, तो क्या जहां सी एफ है वहां पर आप बी एफ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो दिस इंप्लाइज दैट सीपी बराबर आप लिख सकते हो कितना, सी एफ की जगह हम कितना लिख देते हैं, बी एफ प्लस एफ पी, या आपको मानना होगा इसको आप समीकरण कितना मान लो 3 और इसको आप मान लो समीकरण नंबर 4। तो हम ये कैसे लिख दिए, समीकरण 3 और 4 से। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, दर्पण का द्वारक समझ में आता है ना, यही दर्पण का द्वारक है, तो अगर ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो क्या, अगर ये दर्पण आपका बहुत छोटा होगा तो क्या ये दोनों बिंदु पास आते होंगे, बिंदु बी और बिंदु पी, जितना ज्यादा दर्पण छोटा होगा उतना ज्यादा बी और पी करीब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो क्या है जो बिंदु बी है ये लगभग पी के करीब आ जाएगा कि नहीं करीब आ जाएगा। तो एक लाइन यहां पर और आप लिखना, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत कम हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो जो बिंदु बी होगा वो बिंदु पी के नजदीक होगा, निकट होगा, तो बिंदु बी बिंदु पी के निकट होगी। और इस स्थिति में आप क्या लिखोगे, तो जो आप, क्योंकि अगर ये इसी के पास आ गया तो जो ये दूरी होगी वही ये दूरी लगभग बराबर हो जाएगी, नहीं बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो ये दोनों एक पास एकदम पास ही है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ये जो दूरी है आपका एफ बी, इसको आप लिख सकते हो कितना, एफ बी। तो क्या आप इस समीकरण में जहां एफ बी है, एफ बी या बी एफ एक ही बात है, तो क्या एफ बी या बी एफ की जगह आप एफ बी लिख सकते हो। तो इसको मान लो, तो दिस इंप्लाइज दैट, या इसको आपको कोई समीकरण मान लो ये आपका समीकरण क्या है 5। तो समीकरण 5 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 5 से आप क्या लिख सकते हो, ये जो दूरी है सी पी ये किसके बराबर हो गया, बी एफ की जगह हम कितना लिख देंगे, एफ पी, और यहाँ पर भी आपका क्या है एफ पी। तो क्या यहां से सी पी बराबर 2 एफ पी आया कि नहीं आया। और आपको पता है ये जो सी पी है ये यही तो है आपका -r ना, तो सी पी बराबर कितना है -r, 2 ऐसे लिखोगे, और एफ पी आपका -f है। अरे यहां पर आपने शुरू माना ना, पी एफ लिखो या एफ पी लिखो एक ही बात है, और ये आपका कितना है -f। तो क्या माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिला, r बराबर 2f या f बराबर r/। तो समझ में आया है ना। तो आप उतारो इसे। ये संबंध आप याद रखना कि फोकस दूरी सदैव त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो अब हम UVF में संबंध को देखते हैं। U क्या होता है, वस्तु की दूरी, V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या होता है, फोकस दूरी, अर्थात वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध ना। आप याद रखना U क्या होती है, वस्तु की दूरी को, और सभी दूरियां कहां से मापी जाती है,
सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हो कि नहीं मापते हो? तो दर्पण में आप सभी दूरियों को कहां से मापोगे? ध्रुव से मापोगे। तो वस्तु की दूरी, और v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या होता है? ये तो आपको पता ही होगा, फोकस दूरी। अच्छा, यूवीएफ का संबंध, यूवीएफ में संबंध देखने से पहले आप एक टूल्स को देख लो। एक बात पे याद रख लो, कभी भी आप क्लास 10 में पढ़े भी होगी इस बात को। जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है ना। तो अगर कभी भी इस प्रकार से आपको फिगर बने कि एक ही लाइन पे इस तरीके से दो लंबवत लाइन है और दोनों को मिलाए हो, तो ये दोनों त्रिभुज हमेशा क्या होती है? समरूप होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता होगा कि यह कोण अगर थीटा है तो यह कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। और अगर ये सीधा अर्थात लंबवत होगी और ये भी सीधा अर्थात लंबवत होगी, तो ये कोण 90, तो ये कोण भी 90 हो जाएगी। बोलो। तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरी कोण अपने आप बराबर हो जाएगी। तो आप वहां पर पढ़े हो ए समरूपता कसौटी, तो उस कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। जैसे अगर इसको हम नाम देंगे ए बी सी और इसको हमने कहा डी और ई, तो आप ए त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप हो जाएगी किस त्रिभुज के? अब यहां से आप ऐसे चले हो तो यहां पर भी आपको यही ऐसे चलना है, अर्थात त्रिभुज ई डी सी। और अगर दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। पता है ये बात ना? संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ये भुजा ए बी का अनुपात इस भुजा के साथ अर्थात ईडी के साथ ये बराबर होगा इस भुजा का अनुपात बीसी का इस भुजा के साथ अर्थात डीसी के साथ, और ये बराबर होगा तीसरा एसी और ये तीसरी भुजा सीई के साथ अनुपात। या आप यहां से भी देख के लिख सकते हो, देखो पहला दूसरा बटे पहला दूसरा, ए बी बटे ईडी, ये बराबर हो गया दूसरा तीसरा बीसी बटे दूसरा तीसरा डीसी, और ये बराबर होता है पहला तीसरा एसी बटे पहला तीसरा सीई, बोलो चाहे ईसी ही बोल दो, एक ही बात है ना। तो फिलहाल आपको इस तीसरे की काम नहीं पड़ेगी, आपको इन्हीं दोनों का प्रयोग करके आपका काम हो जाए। तो इतना बात याद रखोगे आप। कभी भी इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा तो आप उनको समरूप बोल सकते हो ना, ऐसे त्रिभुज बनेंगे। तो चलो, तो अब हेडिंग डालो यूवीएफ में संबंध, यूवीएफ में संबंध, यू वी तथा एफ में संबंध। चलो, इसके लिए मान लो कि आपके पास एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। यहां पर इसका मान लो ध्रुव है और ये फोकस दूरी है और ये वक्रता केंद्र है। आपको पता है अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती थी एक किरण, और वही दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती थी, टकराने के बाद सीधा उसी मार्ग से वापस। तो अगर एक किरण ऐसे गया, जैसे ये दर्पण पड़ेगा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आएगा। तो क्या ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ काटी कि नहीं काटी? तो यही इसका प्रतिबिंब हुआ। चलो इसको नाम दे दो। मान लो ये वस्तु है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? हम इसको ए डैश बी डैश बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? अरे देखो ए यहाँ पर है तो इसको ए डैश बोल दिए, और जो शीर्ष भी है तो इसलिए शीर्ष को हमने बी डैश बोल दिया। बात समझ में आ रहा है ना? बाकी ये जहां पर टकराया इसको कोई अपने मन से एक नाम दे दो। चलो मान लेते हैं इसको हम पी, और इस दर्पण का नाम हम क्या बोल दिए? एम और एम डैश। बात समझ में आ रहा है ना? या एक काम करो, हम इसको एक्स बोल देते हैं, इस बिंदु को हम क्या बोल देते हैं? एक्स बोल देते हैं। तो क्या ये फिगर आप सभी को मालूम ही है? अरे ये फिगर तो आपको सभी को मालूम है। अब आपको पता है ये जो वस्तु की दूरी है, वस्तु यही है ना, तो वस्तु की दूरी को आप क्या लिखते हो? यू, और ये जो प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब की दूरी को आप क्या लिखते हो? वी, और ये जो फोकस है इस फोकस की जो दूरी होगी इसको हम क्या बोलेंगे? एफ। बात समझ में आ रहा है? तो क्या आप इस दर्पण के बारे में लिख सकते हो कि माना एक दर्पण एम पी एम डैश है ना, जिसकी ध्रुव पी, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र क्या है? सी है। तो आप चित्र से क्या लिख सकते हो? चित्र से बताओ इन तीनों दूरियों के बारे में आप बता दो। तो क्या ये ध्रुव से
वस्तु की दूरी अर्थात पी ए, और जरूरत पड़ने पर आप इसको एपी भी लिख सकते हो, चाहे आप पी ए लिखो चाहे आप एपी लिखो, एक ही बात है। तो क्या है, पी से ए की जो दूरी होगी ये वस्तु की दूरी हुई, और वस्तु की दूरी को आप क्या लिखते हो, यू, लेकिन ये दूरी ध्रुव से बाई तरफ है, इसलिए इसको आप क्या लिखोगे, माइनस यू। अब v को लिखोगे, v क्या है, प्रतिम की दूरी, प्रतिम आपका यही है a डैश तक, तो p से a डैश, p a डैश, क्या ये आपका माइनस v हो गया कि नहीं हो गया। और ध्रुव से फोकस की जो दूरी है अर्थात pf, ये आपका फोकस दूरी है, और जहां जरूरत पड़ेगा हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस f। नहीं दिक्कत है यहां तक, चलो। तो अब आप वही बताओ, क्या जो अभी इसके पहले आपको हम दो त्रिभुज का स्ट्रक्चर बनाए, तो क्या एक स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वैसे वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पर है एक त्रिभुज ये है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाए। तो अगर दो त्रिभुज इस प्रकार का है तो ये समरूप होगा, क्योंकि दोनों समकोणिक है। समकोणिक मतलब एक कोण इसके बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो गया किस त्रिभुज के। अब देखो यहां से ए बी सी बोले हो तो यहां पर भी आपको हाँ ए डैश बी डैश सी, तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा दूसरा तीसरा भुजा बी सी बटे बी डैश सी, और तीसरा भुजा ए सी, पहला तीसरा ए सी, और यहाँ पर पहला तीसरा कितना आया, ए डैश सी। लेकिन हमें ये जो बी सी है, इस बी सी का और ये जो बी डैश सी है इसका कोई काम नहीं है। तो आप इसका कोई काम नहीं, तो हम केवल इसे रहने देते हैं, केवल हम इन दोनों को लेके चलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। और सीधा आप समझ सकते हो, इतना बटे इतना बराबर होगा इतना बटे इतना, वही हमने लिखा है। अब आप ये बताओ, सेम आपको, आप यहां से एक परपेंडिकुलर खींचे हो, अरे x से इस मुख्य अक्ष पर आपने एक परपेंडिकुलर खींचा है, तो क्या एक त्रिभुज ये दिखा एक त्रिभुज ये दिखा, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा सेम वैसे ही फिगर से। तो आप क्या लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज x y f ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किस त्रिभुज का। अब यहाँ पर देखो आप x y f गए हो, ऐसे गए हो, तो यहाँ पर आपको ऐसे जाना पड़ेगा, अर्थात b डैश a डैश f। तो अब बताओ, क्या यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, x y पहला दूसरा बटे पहला दूसरा b डैश a डैश, ये बराबर होगा y f बटे a f, और ये बराबर होगा x f बटे b डैश f। लेकिन आपको ये जो एक्स एफ है ये वाला एक्स एफ, और जो ये है बी डैश एफ, इसका आपको कोई काम ही नहीं है। तो अगर इसका कोई काम नहीं तो इसको आप हटा दो ना। तो ये मान लो समीकरण नंबर 1 और ये मान लो समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं आता। कहां पर ए डैश रहेगा, अच्छा हाँ यहाँ पर ए डैश एफ रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से ये चीज देखो, क्या आपको ये पता है ये रेखा इस रेखा के समांतर है, क्योंकि ये है क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है। तो अगर दो रेखा समांतर होती है तो उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। तो अगर इनके बीच की दूरी यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी क्या होगी, एक्स वाई होगी। तो क्या जहां एक्स वाई है वहां पर आप ए बी, या जहां ए बी है वहां पर आप एक्स वाई लिख सकते हो। तो चूंकि एक्स वाई ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, अरे एक्स वाई ए बी के बराबर है ना फिगर से। तो क्या आप इस समीकरण 2 को, समीकरण 2 में जहां एक्स वाई था वहां पर आप ए बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ए बी और नीचे तो आपका बी डैश ए डैश है, ये बराबर हो गया वाई एफ बटे ए डैश एफ। मान लो इसे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 को देखो, क्या दोनों लेफ्ट साइड बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है। अरे यहाँ पर भी ऊपर ए बी है, यहाँ पर भी ऊपर ए बी है, यहाँ पर नीचे ए डैश बी डैश है, यहाँ पर भी नीचे ए डैश बी डैश है। तो अगर दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड ही बराबर होगा। इसका मतलब समीकरण 1 और 3 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 और 3 से क्या ए सी बटे ए डैश सी ये बराबर होगा वाई एफ बटे ए डैश एफ। अच्छा अब सीधी सी बात है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये जो बिंदु x होगा ये लगभग फी के करीब आ जाएगा, और उस स्थिति में y भी लगभग पी के करीब होगी। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये बिंदु भी इस पी के करीब आएगी और ये y बिंदु भी पी के करीब होगी। तो जो बिंदु y है, तो बिंदु y किसके करीब होगी,
बिंदु P के समीप होगी। सही है कि नहीं ये बात? और अगर बिंदु y एकदम बिंदु P के पास पहुंच जाएगा तो जो आप ये दूरी लिखे हो y f, अरे y से जो f की दूरी है, y से जो f की दूरी है, क्या इसको P से f की दूरी बोल सकते हो? क्योंकि y तो लगभग P के पास ही पहुंच गया, तो ये y f किसके बराबर हो जाएगी? P f के बराबर हो जाएगी। तो आप इसे मान लो समीकरण 4। तो समीकरण 4 को अब आप कैसा लिख सकते हो? समीकरण 4 से क्या AC बटे A डैश C ये बराबर हो जाएगा YF, और YF की जगह आप लिखोगे क्या? PF बटे A डैश F। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, AC है क्या? इतनी दूरी, अरे AC यही दूरी है। अब क्या वक्रता केंद्र से वस्तु की जो दूरी है उसको आप किस लेटर से प्रदर्शित करते हो? वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी को आप किस लेटर से प्रदर्शित करते हो? U से? नहीं, U क्या आता है? वस्तु की दूरी, लेकिन कहां से? ध्रुव से। तो P से अगर A की दूरी होगी, इसको आप U लिखोगे। तो वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी को आप किसी लेटर से नहीं प्रदर्शित करते हो, तो इसको ऐसे अरेंज करके लिखो कि आप जो दूरियां जानते हो वो लिख सको। अर्थात A से C को क्या आप A से P तक की दूरियों में से C से P तक को घटा दो तो क्या केवल यही AC बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका मतलब जहां AC है, AC की जगह आप क्या लिख सकते हो? A से P की दूरी में से आप घटा दो पूरा C से P की दूरी बटे A डैश C। A डैश C फिर इसे भी कुछ तो नहीं लिख सकते हो। वक्रता केंद्र से बस ये प्रतिबिंब है, वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को आप कोई लेटर से नहीं डिनोट करते हो। तो अगर आपको C से A डैश तक की दूरी चाहिए तो ध्यान से देखो, क्या C से P तक की दूरी में से ये पूरा दूरी घटा दो, ये आपका A डैश है। अगर आप C से P तक की दूरी में से A डैश से पूरा घटा दो तो क्या यही दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका मतलब जहां A डैश C है, A डैश C ये दूरी, इस दूरी को हम कैसे लिखेंगे? C से P की दूरी माइनस A डैश से P की दूरी। बात समझ में आ रहा है यहां तक? अब PF ये तो ध्रुव से फोकस की दूरी है, इसको तो आप जानते हो फोकस दूरी होता है, तो इसको आप ऐसे रहने दो PF बटे A डैश F फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को किस लेटर से दर्शाते हो? कोई नहीं जानते हो लेटर। तो अगर आपको ये दूरी लिखना है तो क्या आप यहां से यहां तक की दूरी में से इतना दूरी घटा दो तो केवल इतना दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका मतलब A डैश F को आप क्या लिख सकते हो? A डैश से P की दूरी माइनस F से P की दूरी। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ AP को आप लिखे हो कितना? PA बोलो चाहे AP बोलो एक ही बात है। ये आपका क्या है? माइनस U, माइनस है तो माइनस लगाओ। CP वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या होता है। अरे ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को तो आप वक्रता त्रिज्या बोलते हो। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? माइनस R। वक्रता त्रिज्या को माइनस R, और माइनस क्यों लिखे? क्योंकि ये दूरियां ध्रुव के लेफ्ट साइड है, ठीक है, अपान CP वही चीज है, CP को आप वही लिखोगे माइनस R माइनस A डैश P अर्थात ध्रुव से ये प्रतिबिंब की दूरी, और A डैश P को या P A डैश को आप क्या लिखे हो? माइनस B। ये बराबर होगा PF को आप क्या लिखे हो? माइनस F बटे A डैश P को आप क्या लिखे हो? माइनस B माइनस FP को आप क्या लिखे हो? माइनस F। समझ में आ रहा है ना? ये क्या हमने कुछ नहीं किया, बस वही देख के जो जो दूरियां था उसको हमने लिख दिया। अब थोड़ा सरल करो इसे, माइनस U माइनस माइनस प्लस R बटे माइनस R प्लस B ये बराबर हुआ माइनस F बटे माइनस B प्लस F। तो क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो? बोलो, इधर का गुणा आप इधर कर दो और इधर का गुणा इधर, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? माइनस U। अच्छा एक चीज आप ये भी जानो, आपको R नहीं चाहिए, वक्रता त्रिज्या का काम है आपको तो U भी F में संबंध चाहिए ना। तो क्या वक्रता त्रिज्या की जगह आप फोकस कुछ ऐसा करके लिख सकते हो? अरे वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगना होता है, तो इसका मतलब R की जगह आप फोकस का दुगना अर्थात 2F लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस U प्लस 2F बटे माइनस R प्लस V ये बराबर हुआ माइनस F। और यहां पर भी आप R की जगह पे कितना लिख दो? माइनस है, R की जगह आप क्या लिख दो? 2F ये बराबर हो गया माइनस V प्लस F। तो यहां तक अब देखो, अब इसके आगे हम यहां पर करते हैं थोड़ा सा
अब आप इन दोनों साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? माइनस यू प्लस 2f, इसमें आप गुणा कर दो कितना? माइनस v प्लस एफ का, और इधर का गुणा आप इधर करो, तो इधर का गुणा इधर करोगे कितना हो जाएगा? माइनस 2f प्लस v इंटू कितना? माइनस एफ। तो इसका गुणा इसमें करोगे कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u भी ना, और जो आप माइनस यू का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस यू एफ। अब इसका गुणा आप इसमें और इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा? माइनस 2f भी, और इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा? 2f स्क्वायर बराबर। अब आप इसका गुणा इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2f का गुणा f में करोगे तो 2f स्क्वायर। अब b का गुणा इसमें करोगे माइनस bf। क्या 2f स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हुआ, और यहाँ पर भी vf है, यहाँ पर भी vf है, तो इस दोनों टर्म को आप एक साइड कर लो। तो एक साइड करोगे तो कितना हो जाएगा? u भी माइनस यू एफ, ये बराबर हो जाएगा, ये माइनस वी एफ है, हम इसको उधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 2f भी। तो u भी माइनस यू एफ ये बराबर हो गया कितने के? अब बताओ, माइनस वी एफ में आप प्लस वी एफ करोगे तो क्या एक बचेगा? यहाँ पर 2 VF है, यहाँ पर 1 VF है, और माइनस में तो ये घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो घटने के बाद केवल क्या बचेगा? F भी लिखो या VF लिखो, एक ही बात। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा एक चीज इसमें ऐसा कर सकते हो क्या? U भी बराबर ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस UF। अब हम दोनों साइड में UVF का भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, तो भाग दो। UV यहां पर भी क्या आ गया? UVF, यहां पर भी F भी है, इसमें भी आपको UVF का भाग देना है, प्लस यहां पर है UF, इसमें भी आपको UVF का भाग देना है। आप दोनों साइड में UVF का भाग दे रहे हो ना। अब बताओ, U से U कटा, V से V कटा, F से F कटा, V से V कटा, U से U कटा, F से F कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचा कितना? 1/f बराबर 1/u, और यहाँ पर क्या बचा? 1/v। यही आपका है UVF में संबंध ना। तो आज बस करते हैं ना। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।